क्या भारी ट्रकों और मतलब आसमान से उतरते हवाई जहाज़ों का भार उठाने वाले दुनिया के सबसे मजबूत टायरों की कहानी रबर के उन छोटे और नाजुक खिलौने वाले गुब्बारों से शुरू हो सकती है। सुनने में तो ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब जब भी हम किसी इंडस्ट्रियल एम्पायर या भारी भरकम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में तुरंत बड़ी बड़ी मशीनें, पिघलता हुआ लोहा, हेवी इंजीनियरिंग की छवि उभरती है। सही कहा आपने। ऐसा लगता है कि किसी बहुत मजबूत चीज की शुरुआत ना किसी बहुत ही मजबूत नींव से हुई होगी। लेकिन बिजनेस हिस्ट्री अक्सर हमें ऐसे सरप्राइज देती है जो किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं होते। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी असाधारण सफर को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये विरोधाभास ही ना इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये मान लेना बहुत आसान है कि जो कंपनी आज विशाल है वो हमेशा से ही विशाल रही होगी। और निवेश प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो का वित्तीय विश्लेषण शामिल है। साथ ही खुद MRF की अपनी एनुअल और ESG रिपोर्ट्स भी शामिल की गई हैं। और हमारा मिशन बहुत साफ है, सिर्फ बैलेंस शीट के बोरिंग आंकड़ों पर बात नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। हम ये समझेंगे कि कैसे इस कंपनी ने फंड स्कूल के खिलौनों और क्रिकेट के जरिए एक ऐसा ब्रांड इकोसिस्टम बनाया जिसने एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को हर घर का हिस्सा बना दिया। और हाँ, स्टॉक मार्केट के उस रहस्य से भी पर्दा उठाया जाएगा कि आखिर MRF का एक शेयर 1 लाख रुपए से भी ऊपर क्यों ट्रेड करता है। और अंत में हम बात करेंगे भविष्य की, कि कैसे दशकों पुरानी ये कंपनी खुद को इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV की नई दुनिया के लिए तैयार कर रही है। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने को पलटते हैं। बात है साल 1946 की। हाँ, भारत की आजादी से ठीक 1 साल पहले का समय। KM मेमन मपिल्लई ने मद्रास में, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वहां तिरुवट्टियूर में एक छोटी सी टॉय बलून यूनिट शुरू की थी। मतलब खिलौने वाले गुब्बारे। ये तो बहुत ही लो कैपिटल बिजनेस रहा होगा उस समय। बिल्कुल, बहुत ही छोटे स्तर पर शुरुआत थी। लेकिन यहीं से रबर की केमिस्ट्री का वो बुनियादी ज्ञान विकसित होना शुरू हुआ जो आगे चलकर एकदम गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये सफर कुछ वैसा ही लगता है जैसे कोई कंपनी जो पहले बारिश के पानी में तैरने वाली कागज की नावें बनाती हो। हाँ, और वो अचानक असली मालवाहक जहाज बनाने लगे। बिल्कुल। हाँ। मतलब गुब्बारों से सीधे टाया तक कि छलांग कोई रातों रात तो नहीं लगी होगी, है ना? 1946 में गुब्बारे, और फिर मैंने पढ़ा कि 1952 में कंपनी ने ट्रेड रबर के निर्माण में कदम रखा। हाँ, ये ट्रेड रबर आखिर है क्या और ये ब्रिज कैसे बना, ये समझना सबसे जरूरी है। वही तो, ये ट्रेड रबर क्या होता है? देखिए, गुब्बारे बनाने में रबर कंपाउंडिंग और वल्कनाइजेशन की बेसिक समझ चाहिए होती है। मतलब रबर को कैसे प्रोसेस किया जाए कि वो स्ट्रेच हो पर फटे नहीं, राइट? एकदम सही। 1952 में जब उन्होंने ट्रेड रबर बनाना शुरू किया तो उन्होंने इसी ज्ञान को स्केल अप किया। ट्रेड रबर दरअसल वो कच्चा माल है जो पुराने और घिस चुके टायरों के ऊपर दोबारा चढ़ाया जाता है। अच्छा। जिसे हम बोलचाल की भाषा में टायर रिसोलिंग या रिट्रेडिंग कहते हैं। बिल्कुल वही। मतलब सीधे एकदम नया टायर बनाने के बजाय पहले पुराने टायरों को नई जिंदगी देने का काम शुरू किया। ये तो बहुत ही स्मार्ट और कम जोखिम वाला कदम था। हाँ, और जब रिट्रेडिंग में महारत हासिल हो गई तब 1960 के दशक में ओरिजिनल टायर मैन्युफैक्चरिंग में इनकी एंट्री हुई। वाह। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली रणनीति थी ना, वो ये कि MRF ने कभी भी सब कुछ अकेले अपने दम पर करने की जिद नहीं की। मतलब उन्होंने ईगो नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं। तकनीक के मामले में कोई अहंकार नहीं। उन्होंने अमेरिका की मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसका फायदा ये हुआ होगा कि दुनिया भर की एडवांस्ड रबर टेक्नोलॉजी सीधे मद्रास के कारखाने में आ गई। एकदम सटीक। और इसी वजह से 1967 आते आते MRF अमेरिका जैसे बाजार को टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। क्या बात है। जो कंपनी अमेरिका से तकनीक ले रही थी वो कुछ ही सालों में उसी देश को अपने प्रोडक्ट बेचने लगी। ये तो इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, और आज के समय में ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट देखिए। MRF 60 से अधिक देशों में मौजूद है और दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड है। मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है। उसमें इनके ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स को 83.5 का स्कोर और AAA- की रेटिंग दी गई है। जी। पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ इन टर्म्स को पढ़ लेना काफी नहीं है। असल बिजनेस की दुनिया में इस AAA- रेटिंग का मतलब क्या होता है? इस ब्रांड पर आर्थिक रूप से दांव लगाने को तैयार हैं। मतलब उन्हें पूरा भरोसा है। हाँ, इसे प्राइसिंग पावर कहते हैं।
मतलब अगर बाजार में कच्चे माल की कीमत बढ़ती है और एमआरएफ अपने टायर की कीमत बढ़ाता है तो भी लोग सस्ते विकल्पों के बजाय एमआरएफ ही खरीदेंगे। अरे वाह, ये वो भरोसा है जो बैलेंस शीट को सीधा फायदा पहुंचाता है। और भरोसा बिजनेस में सबसे महंगी चीज होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी भरोसे को बनाने के तरीके ने एमआरएफ को एक इंडस्ट्रियल कंपनी से एक कंज्यूमर डार्लिंग बना दिया। यहाँ से हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जी बताइए। जब भारी और इंडस्ट्रियल चीजें बनाने वाली कंपनियों की बात होती है तो वे आम जनता से बहुत दूर लगती हैं। मतलब कोई भी बच्चा जाकर ट्रक का टायर तो नहीं खरीदता है ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन एमआरएफ ने जो ब्रांडिंग इकोसिस्टम बनाया उसने उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया। 1987 का साल इस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। हाँ, इसी साल उन्होंने अमेरिकी कंपनी हैस्ब्रो के साथ मिलकर फन स्कूल की शुरुआत की थी। अब सोचिए, एक टायर कंपनी बच्चों के खिलौनों के बाजार में क्यों उतरी? फन स्कूल का जन्म सिर्फ एक साइड बिजनेस तो नहीं लग रहा मुझे। एकदम सही पकड़ रही हैं आप। आज भारत में डिज्नी, लेगो, वार्नर ब्रदर्स जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के खिलौने फन स्कूल ही बनाता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। इसका सीधा सा जवाब है ब्रांड विजिबिलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड। मतलब बचपन से ही ब्रांड को दिमाग में बैठा देना। लेकिन बात सिर्फ खिलौनों तक नहीं रुकी। 1987 में ही एक और ऐसा कदम उठाया गया जिसने भारत में स्पोर्ट्स मार्केटिंग की दिशा ही बदल दी। आप एमआरएफ पेस फाउंडेशन की बात करिए ना। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज डेनिस लिली की मदद से चेन्नई में इसकी स्थापना की गई। ये सिर्फ एक नॉर्मल कोचिंग कैंप नहीं था। हाँ, ये एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, ब्रेट ली और ग्लेन मिग्रा जैसे दिग्गजों ने यहाँ ट्रेनिंग ली है। और सचिन तेंदुलकर के बारे में तो वो मशहूर किस्सा लाई कि वे शुरुआत में फास्ट बॉलिंग बनने यहीं गए थे। हाँ, और डेनिस लिली ने उन्हें बैटिंग पर फोकस करने को कह दिया था। सही बात है। लेकिन इस फाउंडेशन के पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। एक टायर ब्रांड क्रिकेट से क्यों जुड़ेगा, और वो भी खास तौर पर फास्ट बॉलिंग से? बहुत ही उम्दा सवाल है। सोचिए, तेज गेंदबाजी में क्या चाहिए होता है? ग्रिप, स्पीड, कंट्रोल और आक्रामकता। ओह, मैं समझ रही हूँ। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रनअप लेने वाले बॉलर का पैर जब पिच पर पड़ता है तो उसे जो ग्रिप चाहिए, बिल्कुल वैसी ही ग्रिप एक हाई स्पीड हाईवे पर दौड़ती कार के टायर को चाहिए होती है। एग्जैक्टली। ये कोई संयोग नहीं था, ये सबकॉन्शियस माइंड में परफॉर्मेंस का एक सीधा एसोसिएशन था। और इसके बाद जो बैट स्पॉन्सरशिप का दौर शुरू हुआ वो तो एक अलग ही लेवल का मास्टर स्ट्रोक था। सचिन तेंदुलकर का वो आइकॉनिक बल्ला। हाँ, जिस पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में एमआरएफ लिखा होता था। फिर ब्रायन लारा, स्टीव वॉ और आज के दौर में विराट कोहली और शुभमन गिल। बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगी कि भारत में 90s के दशक के बच्चों के लिए एमआरएफ एक अदृश्य 12वें खिलाड़ी की तरह था। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, अदृश्य 12वां खिलाड़ी। है ना? मतलब घर के अंदर है तो हाथों में फन स्कूल के बोर्ड गेम्स है, टीवी खोलकर मैच देख रहे हैं तो सचिन के हाथ में एमआरएफ का बल्ला है। और यही वो इकोसिस्टम है जिसने ब्रांड को इतना बड़ा और भरोसेमंद बनाया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है और मैं थोड़ा पुश बैक करना चाहूंगी। जी पूछिए। एक तरफ करोड़ों रुपए देकर क्रिकेट के बल्ले पर स्टिकर लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ फन स्कूल के जरिए पजल्स बेचे जा रहे हैं। क्या व्यावसायिक दृष्टिकोण से सच में इसका असर ट्रकों और बसों के टायर बिकने पे पड़ता है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। क्योंकि लॉजिक तो ये कहता है कि किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक टायर तब खरीदेगा जब उसे जरूरत होगी, और वो कीमत या ड्यूरेबिलिटी देखेगा, न कि ये कि सचिन किस बल्ले से खेल रहे हैं। सतह पर देखने पे लगता है कि दोनों का कोई तालमेल नहीं है, लेकिन मार्केटिंग की दुनिया में एक कंसेप्ट होता है टॉप ऑफ माइंड रिकॉल और रिस्क एवर्जन। अच्छा। देखिए, कोई भी ट्रांसपोर्ट फ्लीट का मालिक मशीन तो नहीं है ना, वो एक इंसान है जो क्रिकेट भी देखता है और बच्चों के लिए खिलौने भी लाता है। हाँ, ये तो है। जब वो व्यक्ति टायर की दुकान पर खड़ा होता है और उसके सामने 4 अलग अलग ब्रांड्स होते हैं तो अवचेतन रूप से उसका दिमाग उसी नाम की तरफ आकर्षित होता है जिसे उसने सालों से देखा है। एक सकारात्मक और प्रीमियम माहौल में, है ना? बिल्कुल। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट भी इसी हाई लाइकेबिलिटी की बात करती है। क्रिकेट और खिलौनों ने उस भारी भरकम रबर को एक बहुत ही दोस्ताना छवि दे दी। तो इस जबरदस्त ब्रांडिंग का सीधा असर अब बैलेंस शीट और स्टॉक मार्केट पर देखा जा सकता है। शेयर बाजार में तो एमआरएफ का नाम ही एक रहस्य की तरह लिया जाता है। हाँ, नए निवेशक अक्सर इसके आंकड़े देखकर हैरान रह जाते हैं।
MRF का शेयर भारत के सबसे महंगे शेयरों में से एक है, जो अक्सर 1 लाख रुपए से भी काफी ऊपर ट्रेड करता है। शेयर बाजार का ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिस पर काफी चर्चा होती है। कोई भी नया व्यक्ति जब 1 लाख रुपए का प्राइस टैग देखता है तो उसे लगता है कि ये कंपनी बेतहाशा ओवरवैल्यूड होगी। बिल्कुल, लेकिन शेयर की कीमत का इतना ज्यादा होना किसी बबल का नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल रणनीति का नतीजा है। इसे एक पिज्जा की एनालॉजी के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पिज्जा? वो कैसे? मान लीजिए एक बहुत बड़ी और स्वादिष्ट पिज्जा बनाने वाली कंपनी है। ज्यादातर कंपनियां स्टॉक मार्केट में क्या करती हैं कि अपने शेयर रूपी पिज्जा को कई छोटे छोटे स्लाइस में काट देती हैं। अच्छा, जिसे स्टॉक स्प्लिट कहा जाता है। बिल्कुल, वे ऐसा इसलिए करती हैं ताकि एक स्लाइस की कीमत कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा छोटे निवेशक उसे खरीद सकें। इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है। सही बात है। लेकिन MRF ने अपनी इतिहास में कभी भी अपना पिज्जा काटा ही नहीं, कभी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया। अरे वाह! इसलिए उनका एक स्लाइस दरअसल पूरा का पूरा पिज्जा ही है, जो जाहिर है बहुत भारी और महंगा होगा। इस एनालॉजी से पूरी गणित एकदम साफ हो जाती है। दशकों से MRF की आय लगातार बढ़ती रही है। ग्रो के विश्लेषण के अनुसार कंपनी ने ऐतिहासिक रूप से लगभग 15 से 18% का वार्षिक कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट मेंटेन किया है। अब जब कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है लेकिन बाजार में शेयरों की संख्या लिमिटेड है, तो हर एक शेयर की अपनी वैल्यू आसमान छूने लगती है, जिसे लो इक्विटी डाइल्यूशन कहते हैं। एकदम सही। इस पॉइंट को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। श्रोताओं को ये समझना जरूरी है कि महंगा शेयर और महंगा वैल्यूएशन 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिल्कुल। एक 10 शेयर जारी करती है तो दोनों का मार्केट कैप 1 करोड़ ही होगा। हाँ, इसलिए सिर्फ एक शेयर की कीमत देखकर वैल्यूएशन तय नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या स्टॉक को स्प्लिट न करने का फैसला सिर्फ एक वित्तीय फैसला है? आपका क्या सोचना है? मुझे लगता है इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल गेम है। क्या ये ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने का कोई जानबूझकर किया गया तरीका है? इसमें कोई शक नहीं कि इसमें एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है। 1 लाख रुपए का शेयर प्राइस अपने आप में एक बहुत मजबूत फिल्टर का काम करता है। फिल्टर मतलब जो छोटे सट्टेबाज होते हैं उन्हें दूर रखने के लिए? हाँ बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं या सिर्फ सट्टेबाजी के मकसद से रोज शेयर खरीदते बेचते हैं, वे इतने महंगे शेयर से दूर ही रहते हैं। इसका नतीजा ये होता होगा कि MRF के शेयरों में रोजमर्रा की वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव कम हो जाता है। सही पकड़ा आपने। जो इन्वेस्टर्स ये शेयर खरीदते हैं वे आमतौर पर गंभीर संस्थागत निवेशक या लंबे समय का नजरिया रखने वाले लोग होते हैं। ये बाजार को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है कि कंपनी को अल्पकालिक सट्टेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर है। और ये स्थिरता टायर इंडस्ट्री जैसे सेक्टर में बहुत जरूरी है, जहां भारी पूंजी की जरूरत होती है। अब जब लॉन्ग टर्म सोच की बात हो ही रही है, तो सबसे अहम सवाल भविष्य का आता है। ईवी क्रांति की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। जो कंपनी दशकों से अपनी बिना स्प्लिट वाली स्ट्रैटेजी और पुराने क्रिकेट एसोसिएशंस के सहारे खड़ी है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के सबसे बड़े बदलाव के लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है? देखिए, ये किसी भी ऑटोमोटिव कंपनी के लिए सबसे बड़ा सर्वाइवल टेस्ट है और MRF की लेटेस्ट रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि वो इस बदलाव को लेकर बहुत आक्रामक है। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों, खासकर भारी इलेक्ट्रिक SUV के लिए 20 इंच का अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस टायर लॉन्च किया है। मार्कस रेंज। लेकिन इस टायर का सिर्फ बन जाना बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे की फिजिक्स बहुत इनोवेटिव है। हाँ, उस रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प टर्म था, एकॉस्टिक फोम टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? इसे अगर आम भाषा में समझें तो ये कुछ नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह काम करता है। अच्छा। पारंपरिक गाड़ियों में इंजन की भारी आवाज होती है जो सड़क और टायर के घर्षण के शोर को दबा देती है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां अंदर से बिल्कुल शांत होती हैं। हाँ, बैटरी से चलती है तो कोई आवाज नहीं होती। जब एक शांत कैबिन में हाईवे पे 100 की स्पीड पर गाड़ी चलती है तो सड़क पर रगड़ खाते टायर की आवाज बहुत ही इरिटेटिंग हो सकती है। ओह, समझ गया। MRF ने इस एकॉस्टिक फोम के जरिए टायरों को अंदर से साइलेंट कर दिया है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पारंपरिक टायरों की तुलना में EV टायर बनाना तकनीकी तौर पर कितना बड़ा सिरदर्द है। ये सिरदर्द 3 बहुत ही विशिष्ट चुनौतियों से आता है। पहली चुनौती है वजन। बैटरी पैक की वजह से। बिल्कुल। ईवी में बैटरी का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिससे गाड़ी का ओवरऑल वजन आम गाड़ियों से काफी बढ़ जाता है। इसलिए टायर की दीवारों को एक्स्ट्रा मजबूती चाहिए होती है।
और दूसरी चुनौती? दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती है टॉर्क। इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों में पावर धीरे धीरे पहियों तक पहुंचती है। लेकिन ईवी में तो इंस्टेंट पावर मिलती है ना? हाँ, जैसे ही एक्सेलरेटर दबता है तुरंत 100% टॉर्क पहियों पर ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जबरदस्त फ्रिक्शन। हाँ, अगर टायर साधारण रबर का होगा तो वो इस झटके से बहुत जल्दी घिस जाएगा या फट भी सकता है। एकदम सही। ईवी के टायर का रबर कंपाउंड इस तरह डिजाइन करना पड़ता है कि वो इस झटके को सह सके। और तीसरी चुनौती वही है जिसका आपने अभी जिक्र किया, शोर। एकॉस्टिक फोम वाला। हाँ, MRF जो एकॉस्टिक फोम इस्तेमाल करता है वो दरअसल टायर के अंदर पॉलीयूरेथीन की एक लेयर होती है। जब टायर सड़क पर चलता है तो अंदर जो गूंज पैदा होती है ये फोम उस साउंड वेव को सोख लेता है। वाओ। इसके अलावा ईवी टायर्स में रोलिंग रेजिस्टेंस कम से कम रखना होता है ताकि बैटरी ज्यादा किलोमीटर की रेंज दे सके। और ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि भविष्य की तैयारी सिर्फ प्रोडक्ट लेवल पे नहीं हो रही है। ESG रिपोर्ट बताती है कि उनके मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। बिल्कुल, टायर बनाने में पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, मुख्य रूप से कूलिंग और प्रोसेसिंग के लिए। इसलिए MRF वाटर स्टुअर्डशिप पर भारी निवेश कर रहा है। वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण किया जा रहा है ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो सके। और वे अपने 76% इनपुट मटेरियल्स सीधे भारत से सोर्स कर रहे हैं। ये सोर्सिंग वाला पॉइंट जियोपॉलिटिकल नजरिए से भी बहुत अहम है। सप्लाई चेन जितनी लोकल होगी, ग्लोबल क्राइसिस के समय कंपनी का प्रोडक्शन उतना ही कम प्रभावित होगा। ये भी उनकी उसी लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा है। तो अगर इस पूरे सफर के धागों को एक साथ पिरोया जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1946 में एक छोटे से कारखाने में गुब्बारे बनाने से लेकर दुनिया के टॉप 3 सबसे मजबूत टायर ब्रांड्स में शामिल होने तक का सफर। और फन स्कूल और क्रिकेट के जरिए भारत के कंज्यूमर के दिमाग में अपनी जगह बनाना। हाँ, और बिना कोई स्टॉक स्प्लिट किए 1 लाख रुपए के शेयर प्राइस के साथ वित्तीय स्थिरता का प्रतीक बनना। यह कहानी सिर्फ रबर को मोल्ड करने की नहीं है, बल्कि मार्केट की नब्ज को मोल्ड करने की है। और शायद यही कारण है कि वे समय के साथ कभी अप्रासंगिक नहीं हुए। अडैप्टेबिलिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। बिल्कुल। अब इस गहरी चर्चा के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। जी देखिए, MRF ने दशकों तक बल्लों पे स्टिकर लगाकर और खिलौनों के जरिए लोगों के दिलों में एक मजबूत ब्रांड लॉयल्टी बनाई है। लोग एक ब्रांड पे भरोसा करते हैं, इसलिए खरीदते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन भविष्य के मोबिलिटी सेक्टर की कल्पना कीजिए, जहां सड़कों पर बिना ड्राइवर के चलने वाली ऑटोनॉमस कारें होंगी, जहां लोग खुद की कार खरीदने के बजाय उबर या शेयर्ड फ्लीट सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। उस दौर में क्या किसी कंज्यूमर की इमोशनल ब्रांड लॉयल्टी का कोई महत्व रह जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। जब एक फ्लीट ऑपरेटर जिसके पास हजारों गाड़ियां हैं टायरों का ऑर्डर देगा, तो क्या वो ये सोचेगा कि इस ब्रांड ने उनके बचपन के पसंदीदा क्रिकेटर को स्पॉन्सर किया था? शायद नहीं। या फिर फैसले पूरी तरह से AI, डेटा एनालिटिक्स, कॉस्ट पर किलोमीटर जैसे कोल्ड हार्ड डेटा पर लिए जाएंगे? क्या बचपन के जज्बातों पर खड़ी ये मजबूत इमारत उस एकदम प्रैक्टिकल भविष्य में अपना वो पुराना जादू बरकरार रख पाएगी? ये बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।